नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय नौसेना ने चीन की नाक के नीचे जापान, दक्षिण कोरिया के साथ किया जंग का अभ्यास। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पानी की समस्या को लेकर पाकिस्तान में सियासत और बढ़ी इमरान खान की मुश्किलें। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब पाकिस्तान के बाद श्रीलंका पर ड्रैगन की बुरी नज़र, तालाब खोदते देखे गए चीनी सैनिक, जिसके बाद बढ़ा श्रीलंका में बवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारतीय नौसेना ने चीन की नाक के नीचे जापान, दक्षिण कोरिया के साथ किया जंग का अभ्यास। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत ने समुद्र में चीनी ड्रैगन की चुनौती मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक जंगी जहाज INS किल्टान ने पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया की सेना के साथ मिलकर जंग लड़ने का अभ्यास किया है। यह वही क्षेत्र है जहां पर चीन का अपने पड़ोसी देश जापान और ताइवान के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। एंटी सबमरीन खूबियों से लैस स्वदेशी युद्धपोत INS किल्टान को भारतीय नौसेना ने सुदूर पूर्व के दौरे पर तैनात किया है। इसी तैनाती के दौरान भारतीय जंगी जहाज ने जापान के JS हमाना युद्धपोत के साथ पूर्वी चीन सागर में द्विपक्षीय अभ्यास किया। इस दौरान दोनों ही देशों की नौसेनाओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर जंग लड़ने का अभ्यास किया। इसके बाद भारतीय नौसैनिक युद्धपोत ने दक्षिण कोरियाई जंगी जहाज के साथ युद्ध की तैयारियों को परखा। दक्षिण कोरिया की ओर से गेओंगनम नामक के फ्रीगेट ने हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना ने एक बयान जारी करके बताया कि अभ्यास 28 जून को हुआ। खबरों के मुताबिक अब भारतीय युद्धपोत चीन के एक अन्य विरोधी देश फिलीपींस के पास पहुंच गया है। वहीं इंडियन नेवी के एक अन्य युद्धपोत INS ऐरावत पिछले दिनों वियतनाम के कैमरान के बे इलाके का दौरा किया था। नौसेना ने बताया कि इस युद्धपोत को कैमरान बे इलाके में तैनात किया गया है। भारतीय युद्धपोत ऐसे समय पर साउथ चाइना सी पहुंचा है जब चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद काफी बढ़ गया है। साथ ही चीनी जहाजों की घुसपैठ लगातार हिंद महासागर में बढ़ती जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पानी की समस्या को लेकर पाकिस्तान में सियासत, बढ़ी इमरान खान की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर पानी की किल्लत को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। पानी की समस्या को लेकर पाकिस्तान में सियासत शुरू हो गई है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद नहीं बल्कि पानी की कमी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान में पसरते गंभीर जल संकट की तरफ ध्यान दिलाया था। हाल ही में पाकिस्तान में बिजली और जल विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष शमसुल मुल्क का कहना है कि पाकिस्तान में पानी को लेकर तो कोई नीति ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में पानी जमींदारों की जागीर बन गया है और आम लोगों को उससे महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान में जल और बिजली मंत्रालय के आग्रह पर एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन कैबिनेट ने कभी इसकी समीक्षा ही नहीं हो सकी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्या का हल नहीं किया गया तो पाकिस्तान में पानी की कमी से अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज ने विशेषज्ञों से इस रिपोर्ट को विस्तार से प्रकाशित किया है। रिपोर्ट के अनुसार कम वर्षा के कारण देश की नदियों के सूखने से खतरे की घंटी बज गई है। अखबार के सूत्रों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बहुत ही कम, या कह सकते हैं कि खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब श्रीलंका पर ड्रैगन की बुरी नजर, तालाब खोदते देखे गए चीनी सैनिक, बढ़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद खड़ा करने वाला ड्रैगन दूसरे देशों की जमीनों पर टेढ़ी नजर रखने के लिए कुख्यात है। ड्रैगन ने पाकिस्तान में जमकर निवेश किया, जिसके बाद पाक तकरीबन बर्बादी की कगार पर आ गया। अब चीन ने अपनी नजरें भारत के एक और पड़ोसी देश की तरफ उठा ली है। इस पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका है और यहाँ चीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हम्बनटोटा में चीनी सैन्य कर्मियों की कथित तैनाती की वजह से हंगामा मच गया है, जिसके बाद दुनिया भर के देशों की चिंताएं और बढ़ गई है। ट्रू सिलोन के अनुसार कई चीनी युवकों को हाल ही में हम्बनटोटा में एक प्राचीन तालाब को खोदते हुए देखा गया। इन लोगों ने चीनी सेना के कपड़े पहने हुए थे। श्रीलंकाई कानून के मुताबिक सेना में हवा न करने पर भी उसकी वर्दी पहनना या अपने पास रखना एक दंडनीय अपराध है। पूर्व सेना कमांडर और सांसद फील्ड मार्शल शरद फोंसेका ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि चीनी सैन्य कर्मी साइट पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार में कई लोगों के चीन के अमीर व्यापारियों से संबंध है, इसलिए यह स्पष्ट है कि फैसले कैसे किए जा रहे हैं। हाल ही में चीन ने श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी 99 सालों के लिए अपने कब्जे में लीज पर ले लिया था। इसके बाद कई तरह के विरोध के स्वर भी खड़े होने लगे थे। ANI के अनुसार श्रीलंका में तालाब की खुदाई कर रहे चीनी जवानों के बारे में लग रहे आरोपों को चीनी दूतावास ने हर बार की तरह खारिज कर दिया। उसने कहा कि इस तरह के कपड़े पहनना आम बात है। वहीं चीन पाकिस्तान पर भी हक जमाने की कोशिशों में लगा हुआ है। रिपोर्ट्स में आगे बताया गया है कि उसने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की सुरक्षा के लिए कई कंपनियों को तैनात किया है और अगर बीजिंग हम्बनटोटा और कोलंबो में अपने बंदरगाह का विरोध करने के रोकने के लिए अपनी सेना
को नागरिकों के रूप में तैनात करता है तो ऐसे में श्रीलंकाई लोगों को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। श्रीलंका की विपक्षी दल ने चीनी सैन्य वर्दी की तरह कपड़ों में विदेशियों की उपस्थिति पर सवाल उठाया है। इस बात के काफी सबूत थे कि वर्दी वास्तव में चीनी सेना की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ की पाकिस्तान को दो टूक, बोले सेना हर ड्रोन हमले का जवाब देने में सक्षम, सही समय पर लेगी फैसला। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हर ड्रोन का जवाब देने में सक्षम है। उचित समय पर सेना उचित फैसला लेती है और आगे भी लेगी। रक्षा मंत्री शनिवार को श्यामनगर स्थित हरिहर धाम आश्रम अपनी गुरु माता मिथिलेश द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। 21 जून को उनका निधन हो गया था। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लेने में सेना सक्षम है, वह फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, उचित समय पर फैसला लेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो सेना पीछे नहीं हटेगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती, हमारा तो सीधा सा नारा है सबका साथ सबका विकास। इसी एजेंडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और सभी के समान विकास के बारे में सोचती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के 50,000 गांवों में दिसंबर तक पहुंचने लगेगा नल से शुद्ध पेयजल। 85 करोड़ की लागत से बने पंपिंग स्टेशन का किया लोकार्पण। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब केंद्र व राज्य में डबल इंजन की सरकार होती है तो वह कई गुना स्पीड से काम करती है और लोगों के जीवन में खुशहाली लाती है। भाजपा जो वादे करती है उसे समय से पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 50,000 राजस्व ग्रामों में इसी साल दिसंबर तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से शुद्ध पेयजल परियोजना शुरू हो जाएगी। बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में कार्य जारी है। घर घर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से भी निजात मिलेगी। गंदगी और अशुद्ध जल से ही यह बीमारी होती है और आने वाले समय में यह दोनों समस्या दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री सोमवार को राप्ती नदी के मलौनी बांध स्थित तरकुलानी रेगुलेटर के पास बने पंपिंग स्टेशन के लोकार्पण के बाद ग्राम बेलवार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तरकुलानी पंपिंग स्टेशन समेत सिंचाई विभाग की मंडल की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने तरकुलानी रेगुलेटर पर निर्मित पंपिंग स्टेशन की जरूरतों पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2009 में जब से यह क्षेत्र गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में आया तब से यहां पंपिंग स्टेशन की मांग की जा रही थी। 50,000 परिवारों और 2 लाख की आबादी के लिए यह जरूरी था ताकि बाढ़ के साथ ही लोगों को बीमारी से भी बचाया जा सके। यह पंपिंग स्टेशन आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने इसकी क्षमता का जिक्र करते हुए बताया कि रामगढ़ताल में जितना पानी है यह पंपिंग स्टेशन से उसे 1 घंटे में उड़ेल कर फेंक देगा। खेती के साथ बीमारी से बचाव का माध्यम बनेगी यह परियोजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि तरकुलानी रेगुलेटर पर पंपिंग स्टेशन की यह परियोजना क्षेत्र में खेती बचाने के साथ ही बीमारी से बचाव का भी माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि खोराबार ब्लॉक इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल रहा है। पंपिंग स्टेशन न होने से यहाँ जल जमाव से बीमारियां होती थी। तरकुलानी का यह पंपिंग स्टेशन जल जमाव की समस्या का समाधान करे। राजनाथ बोले ड्रोन से हमला करने वालों को जल्द मिलेगा सबक, धर्मांतरण पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को कानपुर दौरे पर हैं। वह यहां श्यामनगर में अपने गुरु के आवास हरिहर धाम पर मिलने पहुंचे। यहां पर वह 45 मिनट तक रुके। रक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि धर्मांतरण कराने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मोहन भागवत के बयान पर राजनाथ सिंह ने कहा जस्टिस और ह्यूमैनिटी ही भाजपा की राजनीति का आधार रहा है। उन्होंने भारत की सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन आने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं देशवासियों को आश्वस्त कराता हूं कि देश पूरी तरह सुरक्षित है। जो भी चुनौती सामने आएगी हमारी आर्मी में उसका सामना करने का सामर्थ्य है। इससे पहले लखनऊ से कानपुर जा रहे रक्षा मंत्री उन्नाव के नवाबगंज स्थित पक्षी विहार के वन विश्राम भवन में कुछ देर के लिए रुके। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से एयरफोर्स बेस पर हमला करने के मामले को कायराना हरकत बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमलावरों को सबक सिखाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे के आधार पर 2022 में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का दावा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ा खुलासा, जम्मू एयरफोर्स एयरबेस तबाह करने की थी नापाक साजिश, चीनी ड्रोन से गिराए गए थे आईईडी बम। जी हां दोस्तों, जम्मू एयरफोर्स एयरबेस पर पिछले महीने हुए ड्रोन हमले की साजिश की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। जांच करने पहुंची राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम के हाथ कई बड़े सबूत लगे हैं। सूत्रों के हवाले से आज तक ने बताया कि इस ड्रोन हमले में चीन निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट के लिए उपयोग किए गए आईईडी में नाइट्रेट और आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। CNN न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक घटना के वक्त मौजूद चश्मदीदों ने कहा कि हमलावरों ने यह हमले के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ये दोनों ड्रोन भारत पाकिस्तान की सीमा की ओर से यहां आए थे। अधिकारियों ने भी पिछले सप्ताह कहा था कि सीमा पार से पाकिस्तान बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक खुफिया अधिकारी ने बताया कि भारत में सीमा पार पाकिस्तान से विस्फोटक भेजे जा रहे हैं। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले को लेकर मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस बैठक गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ जम्मू कश्मीर के डीजी और सीआरपीएफ के डीजी भी मौजूद रहेंगे। बैठक
बैठक में। इसके साथ ही इस बैठक में आईबी के डायरेक्टर और जम्मू कश्मीर के एडीजीपी भी शामिल होंगे। जांच एजेंसी हमले का पाकिस्तान और चीन कनेक्शन पता लगा रही है। जम्मू एयरबेस हमले में 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इसमें मौजूद आईईडी में आरडीएक्स और नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। एफएसएल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक आईईडी में 1.5 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा गया था। जीपीएस के माध्यम से ही ड्रोन को एयरबेस तक पहुंचाया गया था। इस ड्रोन हमले के एहतियातन सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में मानव रहित विमानों की बिक्री, इसे रखने और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दी है। इससे पहले जम्मू के सीमावर्ती राजौरी और कठुआ जिलों में ड्रोन और अन्य मानव रहित विमानों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। बता दें कि पिछले रविवार को हुए ड्रोन हमले के बाद क्षेत्र में कई और भी ड्रोन उड़ते देखे गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने यह कदम उठाया है। आदेश में कहा गया है कि जिनके पास भी मानव रहित विमान और ड्रोन हैं, वो उन्हें अगले आदेश तक स्थानीय थानों में जमा करा दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 विस्तारक योजना के जरिए फिर जीत हासिल करने की कोशिश। 400 विधानसभा क्षेत्रों का सीधा फीडबैक लेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अब संगठन के कामों में भी तेजी लाने की तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में साल 2017 की तर्ज पर हर विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक भी नियुक्त किए जाएंगे। बीजेपी की तैयारियों से विपक्षी पार्टियों के लिए चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। बीजेपी अब पूरे यूपी में 400 विस्तारकों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। ये लोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी का फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही चुनावी प्रबंधन में भी इनकी अहम भूमिका होगी। खबर के मुताबिक अभी विस्तारक जिसकी सीधी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को देंगे। योजना के मुताबिक बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता को विस्तारक के रूप में नियुक्त करेगी। विस्तारकों को प्रदेश मुख्यालय में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद ही ये विस्तारक अपने क्षेत्रों में फीडबैक लेंगे। बीजेपी के विस्तारक विधानसभा क्षेत्र की मौजूदा विधायक की छवि, विपक्षी दलों की स्थिति और कार्यकर्ताओं का रुख समेत कई अहम जानकारियां लेकर पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी विस्तारकों के लिए जीत की योजना बना रही है। साल 2017 के आम चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने विस्तारक योजना के जरिए शानदार जीत दर्ज की थी। अब 2022 के चुनाव के लिए उसी योजना पर फिर से विचार किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। 50 देशों ने कोविन में दिखाई है रुचि। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार 5 जुलाई कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे इस कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। भारत इस कॉन्क्लेव में अन्य देशों के लिए अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने के लिए डिजिटल साधन के रूप में कोविन मंच की पेशकश करेगा। भारत में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है। उसी वक्त से कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भारत अपना टीकाकरण अभियान चला रहा है। कोविन प्लेटफॉर्म पर यूजर अपने स्थान और उम्र के अनुसार वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकते हैं। लगभग 50 अन्य देशों ने कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर आरएस शर्मा ने कहा था, इन 50 देशों में कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और युगांडा शामिल हैं। इन 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। डॉक्टर आरएस शर्मा ने कहा था कि भारत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को मुफ्त में साझा करने के लिए तैयार है। डॉक्टर आरएस शर्मा के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को कोविन का एक ओपन सोर्स वर्जन बनाने और इसे किसी भी देश को मुफ्त में देने का निर्देश दिया है। एनएचए ने अपने एक ट्वीट में कहा है, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि माननीय पीएम नरेंद्र मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव पर अपने विचार साझा करेंगे, क्योंकि भारत कोविन को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर के देशों को मुफ्त में देने की पेशकश करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारी बारिश से पूरे चीन में अफरा तफरी, 1,37,000 प्रभावित। जी हां दोस्तों, अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के 19 काउंटी, शहरों और जिलों में रविवार सुबह 11 बजे तक लगातार भारी बारिश से लगभग 1,37,000 लोग प्रभावित हुए हैं। प्रांतीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग के अनुसार 1 जुलाई से अनहुई में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और घरों को नुकसान पहुंचा था। साथ ही फसलों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा था। रिपोर्ट के अनुसार रविवार तक प्राकृतिक आपदा ने 8,400 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचाया था और प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान में 270 मिलियन युआन, लगभग 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को बिस्तर, रजाई, पानी और इंस्टेंट नूडल्स भेजने में मदद करने के लिए धन आवंटित किया है। स्वाभाविक रूप से चीन में बाढ़ और विनाशकारी भूस्खलन और भूस्खलन गंभीर समस्याएं हैं। इनमें हर साल जून से अगस्त की बारिश के मौसम में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। चीन के तथ्यों और विवरणों के अनुसार अकेले यूनान प्रांत से लगभग 500 लोग मारे जाते हैं। चीन के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ आना आम बात है। वनों की कटाई के कारण मिट्टी का कटाव हुआ है और चीन के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पाक के बाद श्रीलंका बना नया गुलाम, अब कोलंबो में काम करते देखे गए चीनी सैनिक, विरोध शुरू। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका भी चीन के कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। चीन धीरे धीरे अब श्रीलंका की बुनियादी सुविधाओं पर अपना कब्जा जमा रहा है और अब श्रीलंका में चीन के कुछ सैनिकों को देखा गया है। ये सैनिक सेना की वर्दी में हम्बनटोटा के एक तालाब में जमा मलबा निकाल रहे थे। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक हम्बनटोटा के एक प्राचीन तालाब में हाल ही में चीन के कुछ लोगों को मलबा हटाते देखा गया और इन सब ने जो वर्दी पहनी थी वह चीन की सैन्य वर्दी से मेल खाती थी। श्रीलंका के कानून के मुताबिक सेना में काम न कर रहे लोगों के वर्दी पहनने तो क्या उसे रखने तक पर भी प्रतिबंध है। इस पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके दंडित किया जा सकता है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से श्रीलंका में चीन की दखलंदाजी की पोल खुल गई है। हाल ही में चीन ने कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी 99 सालों के लिए अपने कब्जे में कर लिया है। मलबा निकालते देखे गए चीनी जवानों का वर्दी में होना श्रीलंकाई कानूनों के खिलाफ है। हालांकि आदतन श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने आरोपों को खारिज किया और कहा है कि इस तरह के कपड़े पहनना आम बात है। पाकिस्तान में भी चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निगरानी के लिए कई सैन्य कंपनियां तैनात की। ट्रू साइलोन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन अपने सैनिकों को आम नागरिकों की तरह हम्बनटोटा की निगरानी के लिए तैनात करता है तो यह श्रीलंका के लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों ने चीनी सैन्य वर्दी में मौजूद विदेशियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे कई सबूत हैं जिससे साबित होता है कि लोगों ने जो वर्दी पहनी थी वह चीनी सेना की थी। इतना ही नहीं, मलबा खोदने का काम भी श्रीलंका के पुरातत्व विभाग से मंजूरी लिए बिना ही किया गया। जैसे ही इसका फुटेज वायरल हुआ, काम को रोकना पड़ा। श्रीलंका के सांसद और फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजे गए शरद फोंसेका ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि चीन की सेना के जवान और अधिकारी देश के भीतर घुसकर काम कर रहे हैं। श्रीलंका की सरकार ने कुछ दिनों पहले ही कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चीन के साथ समझौता किया था। चीन को कोलंबो पोर्ट सिटी तैयार करने का जिम्मा मिला है और 99 साल तक उसका संचालन भी बीजिंग के पास ही रहेगा। इस सिटी में चीन की इजाजत से ही लोग आ जा सकेंगे। विरोधियों ने इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका की संप्रभुता के खिलाफ बताया है। हालांकि श्रीलंका कैबिनेट के प्रवक्ता केहेलिया रंबुकवेला ने देश में चीन सेना की मौजूदगी की रिपोर्ट को खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि 29 जून को चीनी वर्करों ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वह लोकल वर्कशॉप में काम करने वाले श्रीलंकाई वर्करों की वर्दी जैसी ही थी। इससे पहले पिछले महीने ही श्रीलंका में कोरोना टीके को लेकर चीन की खूब आलोचना हुई थी। दरअसल चीन ने अपनी सिनेफॉर्म कोविड-19 वैक्सीन बांग्लादेश को जहां $10 प्रति खुराक पर बेची थी तो वहीं श्रीलंका को इसके लिए $15 देने पड़े थे। इसके बाद श्रीलंका के स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। श्रीलंका के हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स पर चीन के बढ़ते नियंत्रण से एक बार फिर से यह डर बढ़ गया है कि यह देश बीजिंग का उपनिवेश बनकर रह जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान खान ने भारत के खिलाफ उगला जहर, भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर बेपटरी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल ही के दिनों में कई बार भारत से बातचीत करने के लिए शर्त रखते नजर आए। भारत का रुख साफ रहा कि पहले पाकिस्तान आतंकवाद पर नकेल कसे, लेकिन इमरान हर मंच पर कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा लगाने की शर्त पर बातचीत का मुद्दा उठाते रहे। अब एक बार फिर इमरान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, जिससे बातचीत की संभावनाओं पर ही सवाल खड़ा हो गया है। इमरान और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने आरोप लगाया है कि लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के पास जो धमाका हुआ था उसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। इमरान ने भारत के खिलाफ एक्शन के लिए वैश्विक समुदाय को आवाज भी दी है। इससे कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के ऊपर एक ड्रोन उड़ता देखा गया था, जिसे लेकर दावा किया गया कि वह रेकी करने आया था। जाहिर है ऐसे हालात के बीच किसी भी तरह की बातचीत मुश्किल हो जाती है। इससे पहले पाकिस्तान ने यूं तो भारत के साथ पिछले दरवाजे से किसी बातचीत में शामिल नहीं होने का दावा किया है, लेकिन इस्लामाबाद की ओर से सार्वजनिक तौर पर यह कहा जाता रहा है कि नई दिल्ली को सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। इमरान खान ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद और फिर रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में भी यही राग अलापा। जब फरवरी में दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर सीज फायर पर सहमति बनाई, तब भी ऐसी उम्मीदें दिखी थी कि शायद आगे वार्ता का रास्ता खुले। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना ध्यान अफगानिस्तान में तालिबान की हरकतों और कोरोना वायरस, खस्ता हाल अर्थव्यवस्था जैसी अपनी दूसरी घरेलू समस्याओं पर लगाना शुरू कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर जो बाइडेन को पीएम मोदी की बधाई में छिपा चीन को सख्त संदेश। जी हां दोस्तों, अमेरिका में रविवार को 245वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। इस मौके पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां की जनता को बधाई दी। कूटनीतिक मोर्चे पर पीएम मोदी के इस बधाई संदेश की चर्चा हो रही है। दरअसल पिछले हफ्ते चीन की सरकार ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह का जश्न मनाया था, लेकिन इस मौके पर भारत की तरफ से चीन को कोई बधाई संदेश नहीं भेजा गया, जबकि अमेरिका को बधाई देने में पीएम मोदी ने कोई देरी नहीं की। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ बनते खेमे के क्या है मायने? उससे पहले एक नजर डालते हैं पीएम मोदी की तरफ से भेजे गए बधाई संदेश पर।
पीएम मोदी ने अमेरिका को बधाई देते हुए लिखा, अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो बाइडेन और वहां के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और अमेरिका स्वतंत्रता और आज़ादी के मूल्यों को साझा करते हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी का वास्तव में वैश्विक महत्व है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 जुलाई को अपने 100 साल पूरे किए। साल 1921 में पार्टी की स्थापना हुई थी। 72 साल की लंबी लड़ाई के बाद पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला। इस मौके पर भारत सरकार की तरफ से चीन को कोई बधाई संदेश नहीं भेजा गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चीन को बधाई नहीं दी गई, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने चिट्ठी लिखकर सीसीपी को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की। येचुरी ने सीसीपी को क्रिएटिव साइंस कहते हुए लिखा कि इसी के जरिए चीन का विकास हो रहा है। बता दें कि पिछले करीब 14 महीने से लद्दाख में एलएसी पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच गतिरोध बरकरार है। कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन अभी भी पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा अब इस तनाव के चलते भारत उसे बधाई संदेश देने से कतरा रहा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।